स्टूडेंट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए या यूपीएससी का एग्जाम देना प्लान कर रहे हैं तो ऐसे में इंटरनेशनल ग्रुपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि G7 क्या है, G8 क्या है, G15 या G20 ग्रुपिंग क्या है। अगर बात की जाए रीसेंट सिनेरियोज की तो G20 के ऊपर काफी बातें हो रही हैं। रिसेंटली अभी इंडोनेशिया में G20 समिट हुआ जहां पर यह डिस्कशन इंपॉर्टेंट पार्ट था कि यूक्रेन वॉर में हो क्या रहा है और कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। तो ऐसे में ये सारी ग्रुपिंग जो कि बनाई गई थी फाइनेंशियल डिस्कशन के लिए आज वर्ल्ड के डिफरेंट इश्यूज के ऊपर बात करती है, कंटेम्पररी चैलेंजेस को डिस्कस करती है। आने वाले एग्जाम्स के अंदर आप लोगों से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं इससे पहले वाले एग्जाम में तो ज्यादातर क्वेश्चन ग्रुपिंग्स के डिस्कशन को लेके, इनकी मेंबरशिप को लेके, गेस्ट कंट्रीज को लेके, इनके स्ट्रक्चर या कई बार हेडक्वार्टर्स को लेकर होते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे G20 ग्रुपिंग के बारे में और ये समझेंगे ये क्या है G20 ग्रुपिंग, किस तरीके से वर्ल्ड की डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी विच आर दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी राइट नाउ, वो सब यहाँ पर एक साथ मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं आने वाले समय में किस तरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टैब्लिश हो सकती हैं। साथ ही IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे दो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन भी इसी का हिस्सा है। स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स, मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आइए आज डिस्कस करते हैं G20 के बारे में। स्टूडेंट यहाँ पर अगर G20 मीटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग समझें तो जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है, जितनी भी उनके ऊपर यहाँ फोकस किया जाता है। पर्पस ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको स्टैब्लिश किया जाए। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये आता है कि G20 के हेडक्वार्टर्स के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हेडक्वार्टर कहाँ है या सेक्रेटरीट कहाँ है। तो G20 का कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट नहीं होता। ऐसी कंडीशन में हर साल G20 मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पर अगली मीटिंग की जानी है और ऐसे में पहले आने वाले सालों के लिए एक मेंबरशिप दे दी जाती है और 3 कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें एक पास्ट कंट्री, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर कंट्री को रखा जाता है और इस कॉम्बिनेशन को ट्रॉइका के नाम से जाना जाता है। अब ये टर्म जो है ट्रॉइका, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। ट्रॉइका के अंदर वो 3 कंट्री आएंगी। इसमें एक कंट्री वो होगी जहां लास्ट ईयर ये समिट हुआ था, दूसरी कंट्री जहां पर इस साल ये समिट हो रहा है, तीसरी कंट्री जहां नेक्स्ट ईयर ये समिट होना है। तो 2021 में इटली के अंदर समिट हुआ था, 2022 में इंडोनेशिया में हो रहा है और 2023 में इंडिया रिप्रेजेंटेशन करेगा G20 समिट की। तो ट्रॉइका के अंदर अभी ये 3 कंट्रीज हैं, बट नेक्स्ट ईयर 2023 की शुरुआत के साथ ही दिसंबर में ट्रॉइका चेंज हो जाएगा और इसमें फिर 3 कंट्रीज जो आएंगी उसमें इंडोनेशिया होगा, इंडिया होगा और ब्राजील होगा, क्योंकि 2024 का जो G20 समिट है वो ब्राजील में होना है। तो इस तरह से ट्रॉइका चेंज होता है। अब इस ट्रॉइका को बनाने का पर्पस ये है कि जो वर्किंग मैकेनिज्म है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है G20 का, वो कंटिन्यूएशन में रह सके। स्टूडेंट यहाँ अगर मेंबर कंट्रीज को हमने समझा तो इसी के साथ हर साल G20 कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट करता है। अगर बात की जाए रिसेंट अभी जो 2022 में समिट चल रहा है बाली के अंदर, जहां से अभी प्रधानमंत्री मोदी भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया की तरफ से, इस साल कुछ कंट्रीज को इनवाइट किया गया है एज अ गेस्ट। इसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE को एज अ गेस्ट कंट्री बुलाया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं स्पेन की तो स्पेन एक परमानेंट गेस्ट कंट्री है जो कि G20 समिट्स के अंदर हर साल रिप्रेजेंटेशन देता है। वहीं पर कुछ और पॉइंट्स के ऊपर हम फोकस करते हैं रिलेटेड टू G20 ग्रुपिंग की जब भी बात होती है तो ये एक ऐसी फाइनेंशियल ग्रुपिंग है जो कि दुनिया भर की 20 सबसे स्टेबल इकोनॉमीज को कवर अप कर रही है। आप कह सकते हैं कि टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60% होल्ड करता है, ग्लोबल GDP का 80%, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो कवर अप होता है। वहीं अगर इंडिया के स्टैंड की बात की जाए G20 के साथ तो इंडिया का स्टैंड काफ़ी क्लियर रहा है G20 को लेके या इस ग्रुपिंग को लेके। इंडिया हमेशा उन मेजर इश्यूज के ऊपर बात करता है G20 में जो इंडिया और वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी की बात हो या फिर वर्ल्ड पीस की बात हो
इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स की बात हो, इन सभी मुद्दों पे इंडिया अपना स्टैंड हमेशा लेता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर G20 की मेंबर कंट्रीज को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है ये मेंबर कंट्रीज। कई बार आप इस तरह की टर्मिनोलॉजी को देखते हैं कि EU+19 कहीं लिखा होता है, या पर कहीं पे लिखा होता है, अगर मॉडर्न सिनेरियो में समझूं मैं डेवलपिंग नेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिखा होता है G+21, G23, G20+ ब्लॉक ऑफ डेवलपिंग नेशंस। तो इस तरह के पॉइंट जुड़े रहते हैं। बट अगर हम परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो 20 डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस इसके अंदर शामिल हैं। इनमें मैं इन सभी देशों के नाम भी आपको बता देता हूं: अर्जेंटीना, टर्की, ब्राजील, USA, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, फ्रांस, जापान, इटली, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन। ये सब G20 के परमानेंट मेंबर हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए समिट की, तो हर साल जब भी समिट होता है तो कुछ कंट्रीज को एज अ गेस्ट इनवाइट किया जाता है। इसके अलावा एक और टर्म G20 से जुड़ी हुई आप कई बार सुनते होंगे, दैट इज कॉल्ड शेरपा। शेरपाज एक ऐसी टर्म है जो कि उन कंट्रीज के लिए यूज होती है जो कि कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव हैं G20 के। तो ऐसे में जो कंट्रीज हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स, गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक इसके अंदर शामिल होते हैं। अब स्टूडेंट, थोड़ा सा स्टैंड समझते हैं G20 का, थोड़ा ब्रॉड वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे जो मुद्दे हैं G20 उनको उठाता है। बट अगर पिछले कुछ सालों में G20 की एक मेजर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को लेके G20 मेंबर्स के बीच में काफ़ी डिस्कशन हुआ है। ग्रीन एनर्जी को लेके काफ़ी डिस्कशन होता है। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट G20 कंट्रीज का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव माना जाता है। पर इसी के साथ साथ G20 फोकस कर रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। साथ ही हेल्थ इश्यूज जो हैं, हेल्थ कंसर्न जो हैं, वो एक मेजर आउटकम है G20 का, स्पेशली कोरोना पैंडेमिक के बाद। इसी के साथ साथ जो ग्लोबल टूरिज्म है, कल्चरल डेवलपमेंट है, फूड सिक्योरिटी की बातें हैं, उनके ऊपर फोकस है। साथ ही डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर भी G20 फोकस कर रहा है। अभी G20 का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट प्लान्स में मोर सस्टेनेबिलिटी को ऐड करना, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ फोकस करना, ये G20 कंट्रीज का सबसे बड़ा मोटो माना जाता है। यहाँ तक कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी G20 करता है। लाइफस्टाइल के अंदर चेंज लाना और इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बदलना, इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स पे G20 काम कर रहा है। बट यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि पिछले कुछ सालों से G20 मीटिंग्स को लेके क्रिटिसिज्म भी काफी होने लगी है। बिकॉज अगर आप न्यूज भी देखते हैं तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि G20 के समिट के समय में ज्यादातर लीडर जो वहां पर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री के ही लीडर्स क्यों ना हो, वो अपने लोकल इश्यूज को ज्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू ग्लोबल इश्यूज के। इस साल भी जब ये समिट हुआ तो आपने देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट किस तरीके से अमेरिका के डेमोक्रेटिक हालातों के ऊपर बात कर रहे थे। वहीं पर मोस्टली जो खबरें रहती हैं G20 से वो वहाँ पर आए हुए लीडर्स के बारे में रहती है, उनके गेस्चर के बारे में रहती है, या किसी ने किसी को कोई कमेंट किया, इन सब चीज़ों पे रहती है। स्पेकुलेशंस ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी प्रोडक्टिव रिजल्ट के। तो इन चीज़ों को लेके G20 की जो मीटिंग थी, समिट थी, वो काफ़ी क्रिटिसाइज भी होने लगा है आप लोगों के बीच में। पर ये मानना ज़रूरी है कि G20 एक बहुत इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए, जिन्होंने कोरोना पैंडेमिक के बाद ना सिर्फ अपनी डेवलपमेंट को स्टेबलाइज किया है, यहाँ तक कि अपनी फार्मा इंडस्ट्री के थ्रू पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन सप्लाई करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब क्योंकि इंडिया अगले साल चेयर करने जा रहा है G20 को, तो ऐसे में रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो लोगो होगा और जो वेबसाइट होगी उसको लॉन्च किया है। ऐसे में हमने अपना मूल मंत्र जो रखा है G20 के लिए, वो है वसुधैवाय कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इसी के साथ साथ जो लोगो इंडिया ने लॉन्च किया है उसमें G20 में जो जीरो है बेसिकली उधर अर्थ और एक लोटस को दिखाया गया है, जो रिप्रेजेंट करता है कि डाइवर्सिटी के साथ इंडिया ग्रोथ कर रहा है और इसी के साथ वर्ल्ड भी ग्रोथ करे। कमल का फूल हम जानते हैं कि बहुत सारे
पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्पिशियस भी माना जाता है। साथ ही उसकी एक ये भी क्वालिटी है कि चाहे कीचड़ हो या साफ पानी, दोनों में ही कमल खिल सकता है। तो इसी के साथ इंडिया अपनी ग्लोबल लीडरशिप को भी प्रेजेंट कर रहा है। आई होप स्टूडेंट आपने वीडियो को पूरा देखा और अच्छे से हर एक पॉइंट को नोट डाउन किया। साथ ही अपने किसी भी डाउट के लिए या सजेशन के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।